Let's move to the next one. That is called, anybody has heard of TOC? Yes, theory of constraint. I don't know. Theory of constraint. तो इस थ्योरी के बारे में बात कर लेता हूँ. What is theory of constraint? So theory of constraint क्या है? TOC नाम से Avian Six Sigma में यूज करते हैं. आगे भी काम है. इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करें. So what is the theory of constraint? Theory of constraint है constraint का मतलब होता है constraint. General meaning hurdles, barrier, hindrance, or what else? Limitation. ठीक है. अब ये क्या थ्योरी है इस चीज के बारे में? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? कांस्टेंट इज नेवर इक्वल टू 0. कोई बिजनेस आप करोगे तो कांस्टेंट 0 नहीं. कोई तो लिमिटेशन हो गया. किसी की कैपिटल की लिमिटेशन होगी, इससे ज्यादा मैं खर्चा नहीं कर सकता. किसी की मैन पावर की लिमिटेशन होगी, किसी की स्पेस की लिमिट, भाई इससे ज्यादा मेरे स्पेस ही नहीं है. किसी को सप्लायर पुराने हैं, लाला जी के दोस्त थे, 80% वही. हाँ वही रहेंगे जी, है ना? ऐसा होता है. I worked in some company. पीछे अपनी फैक्ट्रीज हैं कुछ सर. हम वेब कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हैं. उसकी कैसे कॉस्ट कम करा ली? ग्रुप में है, ड्रीमर ग्रुप में है, डीके ग्रुप में है, इंडर ग्रुप, बहुत सारे ऐसे. अब वो हमें थोड़ी ना हीरो में बहुत असर. हीरो में यार में तो बहुत ज्यादा. तो बोलते ही फैमिली है. जियोशिन है, ये फैमिली बिजनेस है, फैमिली है. अब आप बड़े प्रोफेशनली, मैं तो 6 कंपनी को हटाऊंगा, अच्छी कंपनी लेके आऊंगा. तो सर कुछ तो कांस्टेंट होगा कंपनी जो जिस पे बिजनेस टिका हो. तो जैसे स्पेस, एक फैक्ट्री खरीदा तो उतनी स्पेस में काम करना. अब आप 6 में जाके रिकमेंड नहीं कर सकते कि सर एक 7 वाली फैक्ट्री और खरीद लो. मतलब ये कोई लॉजिक तो नहीं है. या आपने फैक्ट्री ना यहाँ 52 लोकेशन ठीक नहीं लगी, शिफ्ट करो. या कैपिटल नहीं है किसी के पास, या इन्वेस्ट कर चुका है, अभी कोविड टाइम में दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. कुछ तो कंपनी में कांस्टेंट हो. या एम्प्लॉय या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग नहीं रख सकते. कई करे ऑर्गेनाइजेशन में देखिए बहुत ही फ्लैट है. सीईओ, सीएफओ, सीईओ के नीचे डिपार्टमेंट हेड्स, ठीक है, इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स, खत्म. मेरी डेप्यूटी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उसका मैनेजर, कुछ नहीं. फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन. 2-3 लेवल्स, एसोसिएट्स, इंजीनियर्स, मैनेजर लेवल, सीईओ, दैट्स ऑल. उधर सीएफओ जो फाइनेंस का है, नीचे कुछ का जो स्ट्रक्चर. खत्म हो गया. मैं टॉप मैनेजर से मीटिंग कर रहा हूँ, सीईओ, सीएफओ, खत्म. 2 लोग हैं ये टॉप में जो डिसाइड करेंगे वो है. एक फाइनेंस देख रहा है और एक 4 जनरल मैनेजर्स, कुछ बाकी नीचे सब डिपार्टमेंट हेड्स हैं. बीच में कोई अब उस कंपनी को बोलूंगा कि नहीं भाई मेरे को तो 10 जीएम चाहिए, 5 वो चाहिए, तो पॉसिबल तब 6 सिग्मा चलेगा. ऐसा तो नहीं हो सकता. ऐसे कोई तो कंपनी का कांस्टेंट होता होगा. कांस्टेंट फिजिकल भी हो सकता है, जैसे हाइट आपका कांस्टेंट है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता.
अब मैं आपके पास थ्योरी लेके आ रहा हूँ, जब तक सर आपकी हाइट लंबी नहीं होगी ना आप कुछ नहीं कर सकते। अब ये बंदा क्या करेगा? ये अमिताभ बच्चन बन नहीं सकता और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा मैं हूं। तो बंदा क्या करेगा? तो यहाँ पे होता है हाउ टू रिकमेंड सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन देना नहीं है, हम पहले से ही मेंटल प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 60 में लास्ट में जब पहुंचेंगे अभी नहीं डिस्कशन में सोल्यूशन का। सो सॉल्यूशन देखने के तरीके क्या होते हैं? सॉल्यूशन ऑन द कॉन्स्ट्रेंट और विद इन द कॉन्स्ट्रेंट, ये दो फंडामेंटल है जो हम बात कर रहे हैं। अभी टर्म मेरे को समझाना पड़ेगा। हम कॉन्स्टेंट पे ही सॉल्यूशन दे रहे हैं, कॉन्स्टेंट के अंदर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये सब क्या मतलब उसका? ऑन द कांस्टेंट होता है जो कांस्टेंट है उसी को तुम बोल रहे हो सॉल्यूशन बनाओ। जैसे कि हाइट एक कम है और हाइट अब नहीं हो सकती चेंज, तो यही सॉल्यूशन बोल दो कि जब तक हाइट नहीं बढ़ेगी तब तक इसका उद्धार नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, हायर सिग्मा लेवल व्हाटएवर वर्ल्ड क्लास नहीं बन सकते। तो ये बंदा क्या करेगा ऐसे सॉल्यूशन को लेके? सोचो, सोचते ही रहेगा। अच्छा तो इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया बहुत प्रॉब्लम्स है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, पर कैपिटा इनकम का प्रॉब्लम है, जीडीपी से बढ़नी है, वर्ल्ड पावर बनने है, बहुत सारे जीडीपी और बहुत सारे इश्यूज, ठीक है। अब मैं एक चीज पकड़ लूं, एम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा है? पॉपुलेशन ज्यादा है। एडमिशन क्यों नहीं मिलता? पॉपुलेशन ज्यादा है। नौकरी क्यों नहीं मिलती? पॉपुलेशन ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम जो 130 करोड़ डिवाइड करोगे वैसे कम हो जाएगी सर। पर कैपिटा में तो नंबर तो 130 डालने पड़ेंगे, तो वो कम हो जाएगी। चलो खाना क्यों नहीं मिलेगा? नंबर ज्यादा। तो मैं कहूँ जब तक पॉपुलेशन 60 करोड़ नहीं होती, हेंस आई कैन नॉट डू। अब ये बंदा गिल्ट में मर जाएगा, 130 करोड़ हमारी गलती है, हम कुछ नहीं कर सकते। 130 करोड़ के अंदर क्या सोल्यूशन है वो कोई डिस्कशन। चाइना है, चलो पॉपुलेशन ज्यादा है फिर भी कुछ तो कर रहा हो, कुछ करेगी तो पॉपुलेशन कम ना हो। ये पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, बढ़नी भी चाहिए, बट आज की डेट में ये एक फैक्ट है। We should not ignore the facts. What do you think? क्या हम बंद कर लें या फिर हम बोले इसी पे सॉल्यूशन दे दो? काइजन का भी ये कॉन्सेप्ट है। काइजन का एक अच्छा एग्जांपल है ना कि एक लाइन थी, तो तुम मालूम होगा, बड़े पॉपुलर एग्जांपल है। एक कन्वेयर लाइन है, इसके एक साइड है, दो क्रिटिकल स्टेशन है, ओके, यहाँ एक ऑपरेटर है, यहाँ एक ऑपरेटर है, इसकी हाइट x है, इसकी हाइट y है। कन्वेयर एक के हिसाब से एडजस्ट हो सकती है, और अगर एर्गोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी, क्रिटिकल स्टेशन है, तो बॉटलनेक ऑपरेशन है, और यहाँ पे अगर हाइट की वजह से इसका साइकिल टाइम इफेक्ट, तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू यू? ये क्रिटिकल ऑपरेशन है, क्रिटिकल मैन पावर है दो, और उनकी हाइट ऊपर नीचे है, तो एक अमिताभ बच्चन और एक जो भी मान। So how to adjust the height of the conveyor? तो किसी की हाइट के एडजस्ट करेंगे तो फिर दूसरे का बोटलनेक बनेगा, और ये क्रिटिकल है दोनों। तो आप सॉल्यूशन क्या सजेस्ट? तो ये तो आपने विद इन दी कांस्टेंट बात करी, राइट? लाइसेंस भी क्या होता है? विद इन दी कांस्टेंट। अभी क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे छोटा बंदा लेना ही नहीं है, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। इस सॉल्यूशन से प्रॉब्लम क्या होगी? वैसे अच्छे आदमी नहीं मिल रहे, एक कांस्टेंट पैरामीटर और बढ़ा दिया, आप रिक्रूटमेंट में और दिक्कत बढ़ गई, अब आर्मी वाला सिलेक्शन हो गया, हाइट भी देखनी हो गया ना सर। कांस्टेंट सर, सम सॉल्यूशन गिव्स मोर कांस्टेंट टू द प्रॉब्लम। लोग ऐसे सॉल्यूशन बताते हैं इससे और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, पहली प्रॉब्लम तो थी, अब चार और जेल और, ऐसा सॉल्यूशन ऑन दी कांस्टेंट प्रॉब्लम। आपने बोला ठीक है, जो हाइट है उसका स्कूल, मतलब उसका हाइट फिजिकल कांस्टेंट है, उस पे सवाल नहीं उठाया, उसके अंदर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना। ये एक समझाने के लिए छोटा एग्जांपल, लेट्स गो इनटू सर्टेन एग्जांपल्स। अब जैसे मैंने आपको हिंदुस्तान नेशनल एग्जाम का एक क्लास का एग्जांपल लिया, एचएनजी का, वहां भी उसने क्या करा? ऑन दी कांस्टेंट सॉल्यूशन दिया। क्या सॉल्यूशन था? यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उसने क्या बोला, फिर क्या करें? सारे बंदे। अब ये क्या है, जो चीज वहां ग्लास इंडस्ट्री में मेजर इश्यू है,
जो मेन एजुकेशन का इशू है वो ही तुम कांस्टेंट पे सॉल्यूशन दे, तो वो सॉल्यूशन मैनेजमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करता, ये बात याद रखो। तो आपके रिकमेंडेशन हमेशा डिक्लाइन, इज इट क्लियर? सो विद इन द कांस्टेंट, अब इसको और समझते हैं थ्योरी को। कुछ चीजें थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं, कुछ चीजें फिक्स होती हैं, I cannot change for a T period of time. अजियो में कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, फिजिकल कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल नहीं। फिजिकल मतलब एक्चुअल, जैसे हाइट कम है, एक्चुअली कम, ये नहीं सोच रहा है मेरी हाइट कम, हाइट ज्यादा थी, उसके दिमाग में बैठ गया मैं छोटा हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दैट कैन बी सॉल्व्ड, दिस इज साइकोलॉजिकल इशू, करेक्ट? फिजिकल प्रॉब्लम, फैक्ट बाय ऑब्जर्वेशन। रूम छोटा है तो बाय फिजिकल पैरामीटर छोटा है, ऐसा नहीं बड़े रूम को कोई सोच रहा है या मेरा घर और बड़ा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? राइट, फिजिकल रियल एक्चुअल प्रॉब्लम। मुझे कुछ नहीं आता, प्लेन हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिजिकल होता है व्हिच कैन नॉट बी चेंज, यू नो, फिजिकल। So at any point of time, any t point of time, there will be something fixed and something will be variable. Yes, something will be variable. ये चेंज हो सकती है, ये फिक्स्ड है। हम एग्जांपल लेते हैं, तो भाई इस रूम में क्या चीज फिक्स्ड है और क्या चीज वेरिएबल? साइज फिक्स है, साइज फिक्स है। What are variables? Room का temperature variable है, layout variable है, I can change, window I can open, this I can change, ठीक है ना? The layout I can manage, right? I can project here, there, right? So आपको क्या करना? Lighting condition I can change, aerodynamic I can change, मेरे को और आवाज आएगी, right? अब लोग पता क्या कर रहे हैं, अगर मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो मुझे वेरिएबल फैक्टर्स पे काम करना है। इसको तो मैंने छोड़ ही दिया, कांस्टेंट को सॉल्यूशन बना लेगी। जब तक ये बाहर बिल्डिंग बड़ी नहीं होगी तब तक इस रूम में कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? No, your recommendation will not be accepted. So on the constant solution ही देना within the, ये समझ आया सर? कुछ एग्जांपल समझ रहे हो? कुछ चीज फिक्स होगी, कुछ चीज वेरिएबल। अच्छा याद रखिए, at t point of time कल ये चीज वेरिएबल हो जाएगी, some years पर तो कहीं नई बिल्डिंग बन रही हो तो फिर मैं बोलूंगा कि मुझे कांस्टेंट और बड़ा चाहिए, करेक्ट? लेकिन फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब भी मैं कुछ टी टाइम पे लूंगा तो कुछ चीजें हमेशा फिक्स रहेंगी और कुछ चीजें वेरिएबल रहेंगी, हमेशा ठीक। क्यों सर? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ चीजें हमेशा ओवर ए पीरियड टाइम फिक्स वेरिएबल हो जाएगी कुछ, लेकिन उस वक्त फिर से कुछ चीजें फिक्स्ड होंगी। कांस्टेंट इज नेवर इक्वल टू 0. Constant is never equal to 0 in a business. I want to Tata Metallic steel plant here, metallic type of metal they do. Tata company कभी भी global नहीं हो सकती, Tata Metallics company global नहीं हो सकती। रुड़की में है, खड़गपुर, सॉरी खड़गपुर, वहाँ दो ही चीजें ठीक है, IIT खड़गपुर वहाँ ठीक है, इसका नाम है टाटा मेटल, बाकी सारा आदिवासी इलाका है, मतलब बैकवर्ड एरिया, ठीक है। सो टाटा कंपनी कभी ग्लोबल नहीं हो सकते, वो कह रहे थे जहां स्थित बनाओगे स्थित वहीं पास में बेचना पड़ेगा, दूर बेचोगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाएगी, तो आप कभी भी मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते। स्टील में तो आपको छोटे छोटे प्लांट अलग अलग जगह खरीदने पड़ेंगे, इसलिए मित्तल इज मोर सक्सेसफुल। टाटा सॉरी स्टील में मित्तल है, लक्ष्मी मित्तल, वो क्या करता है, आ जाए छोटे छोटे प्लांट खरीद लेते हैं, उसको मालूम है ग्लोबल, ये नहीं आपका एक प्लांट और ग्लोबली आप सप्लाई करोगे। स्टील इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट, बिकॉज़ स्टील में लॉजिस्टिक कॉस्ट ऐड होते ही वो इट इज हायर देन द मेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सो स्टील को खरीदेगा नहीं। सो ऑलवेज कि आपको क्लोजर टू द कस्टमर होना पड़ेगा, कोई तो प्लांट आप तो मल्टीपल प्लांट हो, तो कुछ कांस्टेंट होते हैं। अब वो कंपनी करेगा ग्लोबल नहीं, मैं बोला आप एक्सपोर्ट का क्या है,
सारे लोकल आप सप्लाई कर रहे हो, ऐसे एक्सपोर्ट आप कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? कांस्टेंट लॉजिस्टिक तो वो या फिर आपको छोटे छोटे प्लांट कहीं खरीदने पड़ेंगे, इसलिए कई लोग छोटे छोटे बिजनेस खरीदते रहते हैं। आज कस्टमर के क्लोज क्यों आप एक एक कंपनी के 10-10 प्लांट है ना सर? क्यों है? चेन्नई में भी खोल दिया, उधर भी खोल दिया, गुजरात में है करने के लिए फ्रेट और लॉजिस्टिक कॉस्ट अवॉइड करने के लिए क्लोजर टू द मार्केट। अब मैं इधर से करूंगा वो ऐड हो जाएगा कॉस्ट कम पे, वो वेंडर पार्क में खोल दिया, वो पास में ले लिया, चलो जी खत्म। बट कुछ जगह ऐसा नहीं, सो आई एम सेइंग समथिंग इज फिक्स, समथिंग इज वेरिएबल ऑलवेज। In cricket match, what is fixed? What is variable? Pitch is fixed. Over अगर 50 to over is fixed. Pitch is fixed. Number of players. Boundary is fixed. अब हो गया यार सारे में कैच आउट हो गया, थोड़ी बाउंड्री और छोटी होती ना, मैं तो मैच जीत जाता। बिल्कुल जीत सकते थे। क्या मेरी पिच थोड़ी सी कम होती तो सारे यॉर्कर बॉल डाल के ना मैं जीत। आपको पता है इतना फर्क होता है, अगर थोड़ी सी पिच लाइन छोटी हो जाए तो बंदा आउट हो सकता है सारी बॉलों, इतनी स्पीड का फर्क पड़ जाता है। इसलिए आप देखो 9 बॉल पे आउट होने के चांसेस हमेशा हायर होते हैं, चाहे बाद में दे, क्योंकि वो आपने अगर पिच लाइन शॉर्ट कर दी, हाँ तो उसकी स्पीड सहने उतने लाइन से पीछे ही करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टू रिस्ट्रिक्ट। ये भी थोड़ा बहुत चलेगा, तो इवन थोड़ा भी पैर आगे हो गया इससे नो यू कैन डू, होल इक्वेशन विल चेंज। बट व्हाट इज वेरिएबल? score. Score is an output, but what is input parameters? Number of balls. The ball fixes. Speed of ball, no ball condition, number of balls. What you can change? Air direction, air. Air भी मैं control. Air direction is. Speed of air like. Air तो मैं advantage ले सकता हूँ. That's one thing. Sequence of batsmen मैं change कर, इसको आगे भेजना, इसको पीछे लंबाई कंट्रोल, राइट? कई लोग होता है ना चेंज कर देते हैं, पहले ऊपर फील्डिंग कहाँ लोकेशन रखनी, जैसे इन माय हैंड लेआउट है, फिर अच्छा कैप्टन है क्या, किस बॉलर को लगाना है, कहाँ फील्डिंग सेट करनी है, और एनवायरमेंटल कंडीशन कैसे यूज, ये तो सर कैप्टनशिप है। कई लोग दिखा रहे हैं सर जो फील्डिंग सेट के जिस तरह का बॉलर लगाया है और जिस तरह का सिचुएशन किया है वो स्ट्रेटजी में काम कर जाते हैं और आउट हो जाता है, वही मारता है वही आउट है। वो एग्जांपल दे नो हाउ टू, बट वो ये रोना नहीं रोगे कि सर पिच छोटी रखी है, आपने ग्राउंड वो शारजा वाला बड़ा होता था, ये वाला छोटा ग्राउंड, आई कांट डू दैट। So Six Sigma is a खेल of variable. What do you think? How to manage variables? एम्पायर भी वेरिएबल है। एम्पायर तो भूलेंगे सर, सबसे इम्पोर्टेंट एम्पायर गवर्नेंस से फर्क पड़ता है, स्ट्रीम बुक में रहे तो आउट इसलिए वो थर्ड वो फिक्स कर रहे हैं, वो फिक्स है। हाँ कि मैं नहीं है तो आप फील करो, उधर देखेंगे, तो कुछ चीजें फिक्स कर रखी हैं। Is the point clear? So solution has to be given within the constant, not on the constant. जो constant है उसी को solution बना के रोने लोगे तो आप आगे कहीं नहीं पहुंचोगे, तो और constant किसी भी बिजनेस में जीरो कुछ तो हम तो जाके पहले देख रहे थे इसका constant क्या है, तो वो तो बात अगर मैन पावर नहीं लगा देता मैं नहीं बोल सकता 4 बंदे और ले लो पॉलिसी, मतलब ये रिकमेंडेशन तो वो तो उसका constant है बेचारा। एक कंपनी के सर मैन पावर कोई बात नहीं 30 ले लेंगे हैं, बट मशीन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो मशीन चेंज करवाना। कई ऑटोमेशन करने को तैयार है, आदमी रखने को तैयार नहीं, हर तरह की कंपनी क्यों सर, देयर पॉलिसी कांस्टेंट आल्सो। यू गो टू यूरोपियन कंट्री आदमी नहीं रखेंगे, अभी एक टूल के लिए 5 इयर्स के लिए मैं गया था, 5 इयर्स कर रहा टूल ने आपने ठीक नहीं रखा है, ठीक है नेक्स्ट टाइम आना 6 महीने में गया सर, टूल उठाने के लिए रोबो आर्म है, वो सब ऑटोमेटिक ट्रेसेबिलिटी है, सब कुछ बंदा नहीं रखा है, सफाई करता 5 करोड़ खर्च करते 5 इयर्स के लिए, जैसे छोटा टूल में भी सही होता है, बट बंदा उठा के रखेगा और नंबर रखेगा, कलर हो जाएगा, जापानीज
दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये क्लियर हो गया, इनका कांस्टेंट आदमी नहीं रिकमेंड कर सकते। मैंने पूछा भाई व्हाई यू आर मेकिंग दिस अ कांस्टेंट, कहना हमारा मॉडल ये है कि आदमी रख लिया, इसका पीएफ कटेगा, ठीक है, मशीन का तो मेंटेनेंस करना है, इसकी केयर करनी एज पर लॉ, ठीक है, फिर इसका इंक्रीमेंट होगा, पीएमएस होगा, फिर इसकी ट्रेनिंग मटेरियल बनेगा, फिर इसके लिए 50 क्वेश्चन रेडी हो, मशीन खरीदा, उसमें सीधा मेंटेनेंस आर खत्म, एक साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं 3 साल। बंदे की जो एक्सपेक्टेशन ऑफ केयर, देखिए मशीन नीड मेंटेनेंस, ह्यूमन नीड केयर, if you follow all the, if you are treated like a machine तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता मशीन का, but in general तो यही है ना सर। आदमी तो आप देखिए मैं लाइन में ऑडिट करने गया, क्या होता है, फुली ऑटोमेटेड लाइन है, डोजिंग लाइन थी, फुली ऑटोमेटिक है, अब आप ऑडिट कर रहे हो, आप ये नहीं उधर वर्क सेक्शन नहीं लगाया, आईटी में लगा वर्क सेक्शन लगाने, वर्क सेक्शन नहीं लगाया आपने, एनसीए इसको कह रहा है किसके लिए, फिक्स क्वेश्चन लेके गया ना, जैसे होता है इंडिया में, स्किल मैट्रिक्स दिखाओ, ट्रेनिंग नीड दिखाओ, फिर यार कुछ भी नहीं है, फुली ऑटोमेटेड लाइन है, मैं चलो पीपीसी या कोई प्लानिंग या मटेरियल इश्यूइंग हो तो वहां करते हैं इसको, प्लानिंग वाला दिखाओ कौन करता है, नहीं वो उसने कोई नाम नहीं होता, आई फॉरगॉट दैट, वॉर्म करता है, मेगा मटेरियल इश्यूइंग वॉर्म करता है, मटेरियल प्लानिंग वॉर्म करता है, वॉर्म का ऑडिट होगा, मेरा वॉर्म सॉफ्टवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर इशू कैसे करेगा ना सर, उसी ने कन्वर्ट किया प्रोडक्शन प्लान को, कस्टमर को, उसने इशूइंग का ऑर्डर दिया, फिर वो ऑटोमेटिक जो मशीन होती है ना चलती है, बीच में रुक जाती है, वो मटेरियल पिक करके वो सब टैंक में डाल के स्टोरेज से उठाना उसे ऑटोमेटेड व्हीकल है ना, वो जो एवी है, ऑटोमेटेड व्हीकल, रास्ते में कोई आएगा रुक जाएंगे, उनका टारगेट में यहाँ से यहाँ जाना है, कोई आ जाएगा तो रुक जाएंगे, वहां से उठा के स्टोर से। अब मेरे थ्योरी खत्म हो गई तो आधे तो क्वेश्चन गायब हो गए, ऑडिट के होते हैं ना, ये क्यों नहीं करते, अवेयरनेस पॉलिसी बताओ, हाँ तुम्हारा मैट्रिक्स कहाँ लगा है, स्किल वाला दिखाओ, गायब क्वेश्चन नहीं, तो सिंपल कर पीएमवीएम फिक्स कर रखा है, और रोबस्ट है, आरओआई पूरा निकाल रखा है, आधा तो ऑडिट आसान है वहां पे, यहाँ लाइन पे गया 50 सवाल है हमारे पास। अच्छा लास्ट कस्टमर कंप्लेन आई थी ऑपरेटर को पता है, अवेयरनेस है हमारे नया कस्टमर बच्चा नहीं बता पाया, बच्चा आप क्वालिटी अलर्ट ही नहीं देते, एनसी कितना, सो हर एक के अलग कॉन्स्टेंट्स है, सो कॉन्स्टेंट क्या है, फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है, हमें क्या करना है, फिक्स है कुछ टाइम तक फिक्स है, वेरिएबल है उस पे खेलना है, हमें अपने प्लेइंग ग्राउंड क्लियर होना चाहिए, प्लेइंग फील्ड क्लियर होना चाहिए, इफ वी नो अवर प्लेइंग फील्ड वी कैन प्ले वेल, व्हाट डू यू थिंक, गलत फील्ड में खेलोगे तो रिजल्ट नहीं, और ये बिल्कुल सही कह रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ट्रू है, इंडिविजुअल के लिए भी ट्रू है, हो सकता है, जैसे आपने I was listening to interview of that 2 actors ना, क्या नाम, अमरीश अनुपम खेर और एक नशरुद्दीन शाह, ये ओमपुरी और नशरुद्दीन शाह, सॉरी ओमपुरी इज एन एक्टर, नशरुद्दीन शाह अनदर एक्टर, उनका कोई बहुत मतलब सम्मान में मिलने का उनका इंटरव्यू हुआ, तो उनसे पूछा कि आपको कोई इंसिडेंट बताना है, कह रहा जब बॉलीवुड में आए थे हॉलीवुड तो क्या इंसिडेंट, कह रहा पहला इंसिडेंट ना काम मांगने गए तो लोगों ने पता ये नहीं बोला कि क्या काम मिलेगा बाद में आना, ये नहीं बोल रहे थे, वो कह रहे कि पहले तो ये बताओ आप लोगों की हिम्मत कैसे होती है, मतलब सपनों में भी कैसा सोच रहे थे, काम की तो छोड़ दो बाद में, तुम सिर्फ ये बताओ, तुम्हारा काम सिर्फ ये है बताना ढूंढ के तुम्हें सपने में आया कैसे, अगले दिन आके बताना, क्यों आएगा भाई जो इतनी बेइज्जती होगी, और हर आदमी यही कह रहा है कि तो क्योंकि वो कह रहा है कि व्हाट आर द पैरामीटर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू इंडस्ट्री, तो बॉडी चाहिए इनकी बात नहीं है, शक्ल चाहिए इनकी बात नहीं है, डांस इनके बात नहीं है, तो आधे तो पैरामीटर गायब है इनके पास, वो इनका क्या है, अब ये तो सुधर सकता है, बायोलॉजिकल फैक्ट है कुछ, इन्होंने ये ढूंढा, जिनको हो सकता है थ्योरी पता हो या ना हो, बट उन्होंने ढूंढा कि हमारा प्लेइंग फील्ड क्या है,
दुनिया तो आपका एक ही है, टैलेंट। ऐसी मूवी पकड़ो जहाँ एक्टिंग हो रही हो, बाकी एरिया मत पकड़ो। दोनों को 2-4 ऐसी मूवी पकड़ ली, दे बिकम हिट, क्योंकि वो उनका कांस्टेंट फिक्स थी, पर वो भी सक्सेसफुल हो गए। So the success story does not depend on this. Success story depend on the playing field and the right analysis. What is fixed, what is variable. मुझे खेलना था, कांस्टेंट को लेके बैठ जाओ, आप खेलोगे कैसे? Can we take some example to understand this? Can you take Any example to explain it? this fixed and very fixed, right? Okay. Yeah, something is fixed, something is variable. That I told you, right? Like in one company, space is fixed. They cannot have more space. I want to give a situation. You want to? Okay, sorry. So in that we can find out which, Yeah, please, which please one go is ahead. fixed or variable, what is our understanding. Yes, sir. I will put two examples, actually. Two situations. One situation is when we talk on, let us say, store is also a process. Storage is a process. So in store, we let us say we want to follow the FIFO. But the constraint which were there is that there is a manual process. We only have ERP or one software which is for certain limitations. But most of the 80% process is manual. Right. And okay, and in manual, I said, okay, if it is manual, then you can follow manual process and you can follow the software process. No. In manual process, there is a constraint because people are new. Okay. Then third thing is that people are also keep changing. So, end of the day, it becomes a constraint that we cannot follow the future. It is not possible. What is the factor? Because there were some issues where we have this, because of FIFO, we were not able to have the discipline. Okay. So I'm talking about physical constant. Variable thing. Skilled people, unskilled can be skilled. New people can be trained. मुझे वो बताओ जो चेंज जो फिजिकल कांस्टेंट है, जो बदला ही नहीं जा सकता, जो मैनेजमेंट लेवल पे बिजनेस कांस्टेंट, तो मैं फिर उस एरिया पे काम नहीं करूंगा. अदर वेरिएबल फैक्टर, जैसे people can be trained. So if somebody doesn't know, I can train. New people can also be trained. If there is no system, I can make system. Correct? So ये कोई physical constant नहीं है. Physical you understand, जैसे कि what I say physical, which is like किसी ने भी फैक्ट्री लगा दी तो अब वो दूसरी फैक्ट्री नहीं खरीद सकता उसको. I give one example. I work with this Radico Khaitan, 8 PM, लीकर बनाते हैं. They did one program, lean program in Hyderabad. तो हमने वो मैप किया, अपने लीन्स के प्रोजेक्ट्स बताओ, है ना. तो एक आदमी ने बोला कि सर मेरा एक प्रोजेक्ट है, शिफ्ट दी प्लांट लोकेशन. तो ये कोई लीन प्रोजेक्ट नहीं हुआ, प्लांट भी बदल दो. कह सर मैं बताता हूँ ना, एक्सप्लेन. यू नो व्हाट ही सेड? पावर आउटेजेस मैक्सिमम बिकॉज़ लोकेशन इज बैड. वहां पावर की क्राइसिस है, मैन पावर एट्रिशन, रिमोट साइट है, कोई जाना नहीं चाहता, तो वहां पे लोग आके छोड़ देते हैं. क्यों? प्रॉब्लम इज लोकेशन. लॉजिस्टिक कॉस्ट हायर. व्हाई? रिमोट लोकेशन. ठीक है ना. फिर आया वेदर कंडीशन, एनर्जी कॉस्ट इज हायर, रिमोट लोकेशन. ठीक है ना. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, नेटवर्क डाउन, रिमोट लोकेशन. कंटीजेंसी प्लान, हैवी रेन हो गई, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि हमने सस्ती लैंड जहाँ खरीदी, रिमोट लोकेशन. तो उसने बोला कि अगर मैं प्लांट शिफ्ट कर दूं मेरी सारी प्रॉब्लम्स को. फिर मैंने पूछा प्लांट कब लगाया? फिर सर अभी पिछले साल ही लगाया. अब मालिक को जाके बोलो प्लांट चीज. इसने ना जो कांस्टेंट है, बेचारे ने अभी इन्वेस्टमेंट किया, इतने करोड़ों का प्लांट लगाया, मशीन दी, अब इसको तुम बोलो प्लांट उठा के ना शिफ्ट करो, तभी सोल्यूशन मिलेगा. तो ये ना होने वाला नहीं. कितना भी लॉजिक मेरे को दे, इस रिमोट लोकेशन में बेस्ट क्या हो सकता है? 3-4 साल ROI आएगा, फिर सोचेंगे. क्यों सर? क्या हुआ? नैनो प्लांट उठा था ना वहां से, सानंद में लगा, फिर 9-10 महीने का गैप आया, क्या हुआ? डिमांड खत्म.
तो इतना आसान नहीं होता ये जो कॉन्स्टेंट को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। आई विल गिव लॉट ऑफ एग्जांपल्स, और इसको समझने के लिए और भी एग्जांपल कि जहां लेट्स हैव टेक मोर एग्जांपल सो दैट अच्छा कुछ चीजें कांस्टेंट नहीं है, साइकोलॉजिकल कांस्टेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, इट आर नॉट फिजिकल कांस्टेंट। जैसे बता रहे थे साइकोलॉजिकल कांस्टेंट, जैसे मान लेना है नहीं, जैसे कोई कहे सर मैं तो कुछ सीख ही नहीं सकता, तो ये कोई फिजिकल कांस्टेंट नहीं है, क्यों सर? सिखाया जा सकता है। बड़े एरिया को कोई मान ले मेरा घर छोटा है, तो फिर उसके तो कुछ सीख तो वही कंसेप्ट था कि नहीं ये क्वालिफिकेशन नहीं है इन ऑपरेटर्स की, नए रहते हैं, चेंज हो जाते हैं। दिस वाज द कंस्ट्रेंट इन दिस केस। तो जैसे आप कहोगे कि से हम डोजो में ज्यादा ऑपरेटर रख सकते हैं, ट्रेन करके नहीं रख सकते, that is a we have to see the physical constant where the budget becomes a constant, space becomes the constant, business constant होना चाहिए, right? Doing constant नहीं होना चाहिए। doing मतलब मैं करना नहीं चाहता, business constant होना चाहिए, ठीक है ना? business constant you understand? Let's have more examples. Let me understand what is the business constant. इसके लिए मॉडल भी देखो सर, इससे कौन सी है सेकंड मॉडल है क्यूरियो कांस्टेंट, आई थिंक इसमें भी है, स्क्रीन पे भी है। सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ एनवायरनमेंट, सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। सर ये थ्योरी ऑफ कांस्टेंट का मतलब यह है कि हमें पहले अंदर वाले इनर टू आउटर मूव करना है। जो सर्कल आपके कंट्रोल में है, जैसे व्हाट यू से प्रोडक्शन वाले ने प्रोजेक्ट लिया मेंटेनेंस का, तो इसमें दिक्कत पता क्या आती है? मैं ब्रेक डाउन को मैं कम करूंगा। प्रोडक्शन वाले ने किसका प्रोजेक्ट लिया? मेंटेनेंस। वो उसका सर्कल ऑफ कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है मेंटेनेंस की, प्रोजेक्ट उसने ले रखा है। अब कह सर मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा क्यों करेगा भाई? तेरे अथॉरिटी वाला एरिया तो लिया नहीं। अभी हमने लास्ट बैच में अच्छा काम किया, वो सप्लायर देखता है, उसको ना कोई सप्लायर देखता है, कंपनी में कोई प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा, क्यों मिलेगा? सिक्स सिग्मा उसने मतलब क्या किया, सप्लायर प्रोजेक्ट ले लिए सारे, पूरी अथॉरिटी है, ये करो, सप्लायर कह रहा जी करेंगे। 6 प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सर, एक सॉल्व हो गया तो सबसे ज्यादा उसने करे। क्यों? उसने वो एरिया पकड़ लिया जहां पे कोई तो आपको अकाउंटेबिलिटी दी होगी, कोई तो आपको एरिया पकड़ा होगा जहां आपको करना है, जहां आपकी जिम्मेदारी है, वहां तो मैं उठा सकता हूँ कुछ। हम क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से अलग प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो उससे डिसएडवांटेज क्या होता है कि उसकी सक्सेस होने की चांस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो पहले अपने प्रोसेस को एक्सीलेंस पे लेके आओ, मतलब ये पॉइंट। फिर सर्कल इन्फ्लुएंस वो है जहां आप कस्टमर, बताया ना सप्लायर आप कस्टमर, तो आप उसको इन्फ्लुएंस करो, यार प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा है, मेंटेनेंस से आप एक प्रोजेक्ट लो, आई विल हेल्प यू। इन्फ्लुएंस कर सकते हो जिस एरिया को। सर आपका अपना दायरा तो होगा ही, बट आप किसी को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। किसको जनरली इन्फ्लुएंस कर सकते हो? जिसके आप कस्टमर ये ज्यादा चाहते हैं। सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ऐसा कुछ एरिया होगा जहां मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। जब कस्टमर आपसे क्यों काम करा लेता है, उसका एरिया तो नहीं है, बट उसका इन्फ्लुएंस एरिया, वहां भी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है, बट वो सेकंड स्टेप पे जब अच्छा पहले उसके अपने प्रोसेसर ठीक होने चाहिए, ओईएम के अपने सिस्टम खराब है, डीआई नहीं आ रहा, तो वे सप्लायर भी बोल देते हैं। तो सर्कल ऑफ कंट्रोल पहले पकड़ो, फिर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे चले जाओ, धीरे-धीरे जर्नी लो, एंड देन लास्ट इज सर्कल ऑफ एनवायरनमेंट। ये हमें आउटर टू इनर नहीं जाना, इनर टू आउटर जाना। सर्कल ऑफ एनवायरनमेंट होता है ना तो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में, ना आपके इन्फ्लुएंस में। कौन कौन से एरियाज होते हैं?
जिनको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, न्यू कॉम्पिटिटर आ गया। Just should we break for lunch? Yeah, just सर मिनिमम वेजेस का रूल निकाल दिया गवर्नमेंट हाँ? ने। मिनिमम वेजेस का रूल रूल लगा दिया। अब आपको अब इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। दिल्ली में मिनिमम वेजेस सडनली बढ़ा दिए कुछ साल पहले, मतलब ऐसा समझ लो 9,000 से 13,000 कर दी, 15,000। मतलब जो बिल ऐसे रख रहे हैं ना उसमें 15,000 तो मिलेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, वो एसोसिएट भी नहीं, कैजुअल मैनपावर, कॉन्ट्रैक्चुअल, बिल्कुल जो कोई काम नहीं, अनस्किल्ड। 13,500 ऐसे कुछ, 13,800, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट इतनी आसपास। अब बताओ अगर इन लोगों को सब पैसा देंगे हम, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो वैसे ही खत्म है। स्किल इंपोर्ट बैन कर दिया। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे हैं। अब ये बंदा पता है क्या कह रहा है, जब तक गवर्नमेंट पॉलिसी बदलेगी नहीं, फिर हम अपनी मैन पावर और प्रोडक्टिविटी चेक करो ना, जो खामोखाम ने लगा रखी है वो नहीं चेंज कर रहा। सरकार पर तो सीधा एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट ले रखा है, कॉन्सेंट्रेट प्रोजेक्ट ले रखा है। एयरटेल में मैं काम कर रहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब है ना कॉल ड्रॉप हो जाती है, कभी देखा कॉल कट जाती है, तो टॉवर्स का इशू। सबसे अप टाइम चाहिए, हमें अप टाइम चाहिए 99.99% या 100%। जैसे बहुत से एरियाज हैं अप टाइम नहीं। तो उन्होंने क्या प्रोजेक्ट लिया, क्यों अप टाइम नहीं होता, हमने कैसे कैसे प्रोजेक्ट लिए ये थे, मतलब 9 सर्कल्स इंडिया में। एक तो ये हो गया डीजी से, वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रीफाइड टावर्स होती हैं, जितनी टावर्स है ना उसमें पावर चाहिए होती है। ये आपके लिए वायरलेस है, उसको तो वायर्ड है वो, उसको एनर्जी चाहिए। अगर पावर नहीं आएगी, बिहार हो गया, उड़ीसा, पावर जरूरत नहीं 24 घंटे इंडिया में आती, फिर क्या होगा, उतनी देर आकर थोड़ी ना बंद रहेगा, क्या करोगे? डीजी सेट चलाओगे, बैटरी हाँ अच्छा, डीजी सेट से पहले हो गया डीजी, तो डीजल बहुत खर्च हो रहा है। 100 करोड़ का डीजल चलता है महीने का, सिर्फ एयरटेल कंपनी। हाँ फिर उन्होंने बोला नहीं, सोलर में तो चलो अब पहले बैटरी बैंक लगा दिया कि पहले बैटरी ऑन होगी, फिर बैटरी खत्म हो जाएगी, फिर डीजी सेट चलेगा, और फिर डीजी सेट सोलर वोलर का भी कुछ जगह देगा। अब प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, बैटरी बैंक काम नहीं करता, 30 मिनट करना चाहता 25 मिनट, क्यों? टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, होता है ना सर, बैटरी जितनी घंटे चलनी है बैकअप। अच्छा वो डीजी हमने बोला कि 25 मिनट बाद ऑन होगा, वो तो 10 मिनट तो बैटरी बैंक नहीं चली। अच्छा डीजी ऑन हो गया तो उसमें डीजल नहीं डाला क्योंकि वो तो यूज ही नहीं हो रहा था, वो फिलिंग नहीं हुई। अच्छा डीजी ऑन होगा, पीआईयू फेल, कोई कंपोनेंट फेल, ऐसे 50 लॉजिक्स हैं, राइट, व्हिच आई एम नॉट गोइंग राइट इनटू। वो प्रोजेक्ट लेने हैं ना आपको, पता क्या प्रोजेक्ट लिया है एक बंदे ने, सर नेक्स्ट स्लाइड प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी ना, तो हमारा अब तक नहीं पड़ेगा। ये नेक्स्ट स्लाइड कहां से आ गया, नक्सलवादी कहां से आ गया, कहनी सर वो ऐसी जगह टावर है ना, वहां जा नहीं पाते, तो मेंटेनेंस कैसे होगा, तो फिर क्या करोगे, नेक्स्ट स्लाइड प्रॉब्लम उसका प्रोजेक्ट है। सरकार से तो हो नहीं रही, क्या इसमें प्रोजेक्ट लोगे, सीधा एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट ले रखा है। मतलब पीयू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीआईयू नहीं फेल हो रही, डीजी सेट का कोई प्रॉब्लम नहीं, बैटरी खैर वो तो है ही, तो पहले वो पकड़ो ना जो आपके एरिया में। कहां चलेगा एनवायरनमेंट, ये व्हेन यू आर एक्सीलेंट, यू आर वर्ल्ड क्लास, देन यू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो। गूगल, फेसबुक सरकार से बातें करते हैं, सरकार ये नहीं चलेगा, हमारा पॉलिसी है, बट आपको देखो इनर टू आउटर मूव करो, आउटर टू इनर कैसे चले, ये भी एक अच्छा तरीका है कांस्टेंट को समझने के लिए। क्यों सर, बहुत सारे मेथड तो हम अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्ट कौन से लिए क्या लिए। तो काम करने के मेथड, प्रोजेक्ट भी किस एरिया से उठाना है ये भी होता है। इज इट फाइन, मेंटेन वाला डिफेक्ट उसको होता है 6 सिग्मा, मतलब क्वालिटी का डिफेक्ट का वो करना था। अब उसने वो आ गया मेंटेनेंस वाले, मेंटेनेंस से कह सर वो डिफेक्ट का पीरियड लिया, कोई डेटा ही नहीं दे रहा क्वालिटी का। क्यों देगा तुम्हें, कैसा भी 6 सिग्मा कहते हैं, किसने बोला क्वालिटी डिफेक्ट पे 6 सिग्मा होता है। मैं तुम्हारा अपने मेंटेनेंस कोई इशू नहीं, जैसे 50 प्रॉब्लम है, ब्रेक डाउन है, डाउन टाइम है, तो लो ना प्रोजेक्ट, किसने रोका है, ले सकते हैं, 6 सिग्मा लग जाएगा, वही सेम सवाल। सो एक्चुअली ना ये बात ही नहीं है सिर्फ कि मॉडल और बिजनेस, सर एक्चुअली ऐसे ही करना है हमें, हम इसको अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली अप्लाई।
फाइनेंशियल सेक्टर्स में लगाया हमने। फाइनेंशियल सेक्टर में मुझे प्रॉब्लम मिला 6 में, वो कह रहे कि यूके में एडवाइजर बैठा है, फाइनेंशियल एडवाइजर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वर्ल्ड में कोई भी आदमी इन्वेस्ट कर सकता है अपना पैसा, एडवाइस यूके में बंदा बैठा करे, और जो ऑपरेशनल है, तो जो पैसा एक्चुअली लगाना है, हटाना है और फिर उसका इंटरेस्ट करके, वो इंडिया, ऑपरेशन इंडिया में, कॉल सेंटर्स में, केपीओ, वो प्रोसेस। मैं फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, कह रहे हमने एडवाइस की थी 11 तारीख को पैसा लगाना है, 14 को निकाल लेना है, 1 मिलियन जीबीपी, 11 की जगह 12 को लगा दिया, एक दिन का पूरा 1 मिलियन जीबीपी का इंटरेस्ट लूज कर। अब वो पता क्या बोले, एक गलत डेट ही तो डाली थी यार, आपको क्रिटिकल टू बिजनेस मालूम ही नहीं क्या है। उस बिजनेस में डेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। डेट एरर कैन हैव मिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ। आपकी रिपोर्ट में आपने 2 तारीख डाल दी, उसकी एनसी देखो कोई वैल्यू नहीं है, हो गया ठीक है, चेंज कर दिया, क्या प्रॉब्लम। वहां ऐसा नहीं होता, वहां हाई बिजनेस इंपैक्ट रिपोर्टेशन। तो हमें अपने किस एरिया पे काम करना है तो देखना पड़ेगा, वो मेरे कंट्रोल में ऑपरेशन है। So, मैं कहा प्रोजेक्ट ले लो, ह्यूमन एरर्स इन योर ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन फ्री डिफेक्ट, डिफेक्ट फ्री ट्रांजैक्शन, डिफेक्ट फ्री ट्रांजैक्शन। सर्विस में हमने ये प्रोजेक्ट लिया कि ट्रांजैक्शन डिफेक्ट फ्री होनी चाहिए, इसमें कोई ट्रांजैक्ट किया यानी डेट गलत हो गई, टाइम गलत हो गया, यही होना है। सर्विस इंडस्ट्री में क्या होते हैं सर, बैंक में क्या है, एटीएम से हमने पैसे निकाले, क्या होता है, ट्रांजैक्शन हो रहा है एक दिन में, वहां भी ऐसे 50 लाख ट्रांजैक्शन एक दिन में हो रहा है, एक दिन के अंदर। अब आप क्या चाहोगे कि आपका पैसा कहीं और चले जाए, उसका कहीं और जाए, ऐसे एरर तो नहीं चाहते ना, तो डिफेक्ट फ्री ट्रांजैक्शन चाहिए। तो वहां हमने ये प्रोजेक्ट ले लिया, वो उनके कंट्रोल में है। बट वो जब तक फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं चेंज होगी, बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव नहीं होगा, ये तो फिर सर वेट कर लो, फिर जो भी कर सकते। सो इसका एक लास्ट एग्जांपल है, जस्ट टू गेट मोर फील। हमने जब ये एलईडी लैंप नहीं आए थे, सीएफएल लैंप थे, सीएफएल से एलईडी शिफ्ट हो रहा था, ये रिमेंबर एक पीरियड आया था। सो ये इंडो एशियन करके कंपनी थी, वो बनाती है सीएफएल नोएडा में। तो हमने वहां प्रोजेक्ट लिया, एमसीबी का एक जगह लिया जो हनीवेल को सप्लाई कर रहे थे, और एक उन्होंने बोला मैं सीएफएल लैंप कर रहा हूं, और 1% यील्ड इंप्रूवमेंट से उनका कम से कम 7 लाख का नेट प्रॉफिट होता है। तो अगर हम 3% करेंगे तो आपको 21-22 लाख सेव होता है, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। यील्ड क्या होता है, हम लोग जब प्रोग्राम में आगे चलेंगे कि जो इनपुट गया आउटपुट कितना निकल, यील्ड लॉसेस में काउंट करते हैं। आप फर्स्ट टाइम थ्रू भी बोल सकते हैं, वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे। सो हमने बोला प्रोजेक्ट लो सर, एफिशिएंसी लॉसेस के, प्रोडक्टिविटी के, यील्ड लॉसेस के, आपके इतने सेविंग हो गए 20-25 लाख के, उनको बेसिकली नेट सेव करना है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। उसका जो प्लांट हेड है वो पता क्या बोला कि नहीं सर ये प्रोजेक्ट हमें करने नहीं है, अगर फिर आप ले लो तो प्रोजेक्ट आपको ठीक लगे, क्या अच्छा करना चाहते हैं। फिर आपको पता है मेन प्रॉब्लम क्या है, चाइना आ गया मार्केट में एलईडी लैंप, एलईडी बल्ब, उसमें चाइना आ गया था, फिर क्या करना, फिर कॉम्पिटिटर आ गया, मतलब फिर क्या करना सर, कह रहे उससे क्या होगा, हमारा शेयर ऑफ बिजनेस कम हो गया, हमारी कंप्लेन ज्यादा बढ़ गई, तो इश्यूज आ गए, वारंटी कोई बल्ब में होती नहीं है, तो हमारा जब वो सेल्स कम हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया, उस रिस्पेक्ट में ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी उतनी ज्यादा है, हमें कितना कम हो गया, कह रहा है 10 लाख का नेट प्रॉफिट में फर्क पड़ा, 20 लाख की तो सेविंग हो जाएगी आपको, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। कह नहीं जब तक चाइना नहीं भागेगा मार्केट से ना, हम कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। चाइना नहीं भागेगा तो क्या क्या प्रोजेक्ट लेना है, कह रहे कि ऐसा प्रोजेक्ट लो जिससे चाइना इंडिया से चला जाए। तो मुझे समझ नहीं आया, वापस आ गया भाई एमसीबी, मैंने 2 प्लांट में कर रहे थे ना, मैंने एमडी से बात की, मैंने देखो जो प्रोजेक्ट वो इज टॉकिंग अबाउट दैट्स नॉट द राइट प्रोजेक्ट, बट ही इज एडमेंट, वो कह रहे नहीं बाइंग इन होना चाहिए वो उनको, मैंने फिर उनकी प्लांट का बाइंग नहीं है, एमसीबी में शुरू कर, तो उसने बट वो प्रोजेक्ट लिया अपना कि वो चाइना को भगाना है लिया, और हमने ट्रैक भी रखा क्या क्या हो रहा है, बीच बीच में चले आते थे कुछ एडवाइस, बट हमने प्रोजेक्ट नहीं किया, आपको जो करना है सपोर्ट कर देंगे बट विल नॉट इनिशिएट द। तो उसने पहले क्या किया, एक फोरम बनाया
इंडस्ट्री का, सरकार के पास गए और बोले चाइना को बाहर निकालने का एक तरीका कि बल्ब में कभी वारंटी नहीं होती, बल्ब में कभी वारंटी नहीं होती। तो ये आए कह रहे हो कि एलईडी एक सिस्टम है, अंदर चिप भी होता है, तो बल्ब में वारंटी नहीं मिलती थी, नॉर्मल ट्यूब बल्ब में कहाँ मिलती थी। तो उन्होंने कहा कि इसको सिस्टम मान लो, और बोले 1 साल की वारंटी देनी पड़ेगी और 6000 घंटे चलना पड़ेगा, तो ये जो चीप प्रोडक्ट बेचे ना चाइना भाग जाएगा, ऐसी एक रेगुलेशन लगा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है लगा देते, सरकार ने रेगुलेशन बना दिया 6000 घंटे 1 साल की वारंटी। अब हुआ क्या, इंस्पेक्टर राज चालू हो गया, इन्होंने उठाया इनका प्रोडक्ट मार्केट से, यहाँ पर ही फेल हो रहा है, 6 से खरीदते पैसे मांगने आ गए, फैक्ट्री लोन चल देंगे और फंस गया, हम भी फंस गए, रेगुलेशन तो सब पे लगेगा सर। अब वो इंस्पेक्टर राज सिस्टम चालू हो गया, लाइसेंसिंग सिस्टम, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि वारंटी जो है कितनी 10% से 20% वारंटी रिटर्न आने लगी। अच्छा, एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि जब तक वो ट्रांसपोर्टेशन आता है यहाँ सब टूटा फूटा है ना, जैसे ग्लास टाइप थोड़ा, तो वो ये समझ नहीं पाते कि भाई इसमें क्या खराब था क्या क्यों। सो क्वालिटी रिटर्न प्रोडक्ट एनालिसिस नहीं हो पा रहा। सो उन्होंने सबसे पहला डिसीजन पता क्या लिया मेरे सामने कि लेट्स सेव ऑन द लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब वहीं रिटर्न कर दो, हमें भेजने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट हम बचा लेंगे। तो ये रूल बनाया, उसी में डेट डाल के ना उसी को अथॉरिटी दे देते हैं, चेंज करते हैं जो भी आधा 5%, हमें मत भेज, क्योंकि भेजने की कॉस्ट इतनी ज्यादा, हाँ तो वापस करो। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि 12 वोल्ट इस वाले मॉडल में ये 5 घंटे चलना चाहिए। चाइना के आगे छोटे छोटे अलग अलग इस राउंड के बल्ब निकाल दिया, एलईडी उसके सीएफएल निकाल दिया, बहुत सारे ड्रामा किए, हर दिन हर महीने डिजाइन नहीं निकाल दिया। अब उसमें वो वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, फिर उन्होंने वो वाला मॉडल बनाना शुरू किया। तो चाइना बहुत जल्दी क्या चेंज कर रहा था, डिजाइन चेंज कर रहा था। बट वो दिन है और आज का दिन है, मुझे तो नजर नहीं आएगी चाइना जीरो हो गया और उसके प्लांट तो हो गया बंद। क्या करेगा, फिर उसने प्लान भेज दिया किसी को, लीग रैंड कंपनी बड़ी बड़ी पूरा इंडोनेशियन ग्रुप भेज दिया 600 करोड़ में, व्हाट आई नो द लास्ट उसका एमडी है, एंड वी मेट। तो देखो आप कर सकते हो, बट पहले अपना प्रोसेस आप 20 साल पहले ही बचा सकते हो। पहले प्रॉफिटेबल हो जाओ, फिर लड़ाई करो, फिर गवर्नमेंट को एक्सीलेंट कंपनी कैन नेगोशिएट विद यू, वर्ल्ड क्लास कंपनी कैन नेगोशिएट, गूगल कैन नेगोशिएट, फॉर्च्यून 500 कंपनी कैन नेगोशिएट, सर कर सकते करती भी अपने बेनिफिट के लिए पॉलिसी। बट अभी फर्स्ट स्टेप पे आपने प्रोजेक्ट ही एनवायरमेंटल लिया है, सो ये आपका थ्योरी ऑफ कांस्टेंट है, मतलब आपने कांस्टेंट पे ही प्रोजेक्ट। सो इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हमने फेस किए, एंड वी हैव एडेड दिस मॉड्यूल के टीओसी जरूर समझना चाहिए किसी को, 6 सिग्मा व्हाट इज एप्लीकेशन। अच्छा, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट बहुत कम कंपनी यूज कर रही है, they are not utilizing this concept. What is my constant, what is variable, what is fixed, where to attack, what is my playing field, what is circle of control, what is circle of influence, what is circle environment, and so on. Gas of GAIL नहीं है, GAIL Gas Authority of India, GAIL Limited, ये जो distribution of CNG, LPG गैस को कर, अच्छा ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करती है गेल, तो ऑफिस है दिल्ली में ना, हयात के साथ बिल्डिंग है, गेल का ऑफिस जीए है, ये मेट्रो स्टेशन भी है, स्पीकर जी का हाँ स्पीकर जी का एग्जैक्टली, मेट्रो स्टेशन भी है शायद इसके नाम से। उधर हमने 6 सिग्मा प्रोजेक्ट लिया, बताइए क्या डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट अवेयरनेस प्रोग्राम में, कैसा प्रोजेक्ट को ले लेते हैं, मैडम एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा आने वाले टाइम में ना हमारे पास कुएं जो बचे हैं ना, 2 बचे हैं ओएनजीसी के ना, ऑयल नेचुरल गैस, 2 वेल बचे हैं, तो एक तो खत्म हो गया, एक आधा चल रहा है। उस समय एक कावेरी बेसिन ना, केजी बेसिन 2 ऐसे केजी कुछ बेसिन, वो रिलायंस को मिला नहीं था, उसका बीच में फिर वेल मिला था। सो हमें इतना ऑयल नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। या इंडिया में कितने ईयर्स का ऑयल है, व्हाट इज, अब तो 2 वेल मिल गए हैं और एक ओएनजीसी का चल रहा था, बाकी 9 तो हम खा चुके हैं।
अच्छा ये कुएं नहीं रोज मिल जाएंगे आपको, ऐसा नहीं आज खोदा चलो, पता ही नहीं है, चल रहे 10 साल में मिल जाए तो इतना आसान नहीं है ये केस ड्रिल करके ऑयल निकल आना। उन्हें बताया, वो नेहरू जी की फोटो लगी हुई है ना, गवर्नमेंट कंपनी है, उन्होंने बोला सर ये जो ऑयल वेल दिख रही है ना आपको, कॉन्फ्रेंस हॉल में लगा रखा है, ये ऑयल वेल है नहीं, फोटो में जो दिख रही है बट ये तो है पहला ऑयल वेल इंडिया, ONGC नेहरू जी उद्घाटन कर रहे हैं, वो है नहीं है, क्यों कह रहे वो मिस्ट होती है, मिस्ट होता है जैसे कहीं निकालते हैं तो थोड़ी सी एक मिस्ट आती है ना, जैसे ऑयल का, अंदर वेल कुछ नहीं है, थोड़ा सा बाहर से आगे ना जैसे पानी होता है ना, पर अंदर रेजर्वायर नहीं है कोई, तो वो मिस्ट है। तो मैं तो ऑयल वेल क्यों नहीं है, तो ऑयल वेल का है, नेहरू जी को बता दो, वो कह रहे थे 2 दिन में मुझे ऑयल वेल चाहिए, मुझे नहीं बता 2 साल में, तो इंडिया ऑयल तो होना चाहिए ना, तो कह रहा टारगेट तो पूरा करना था, मैंने कहा कहीं भी दिखा निकल आया थोड़ा भी, कहना हो गया, फिर बाद में फिर निकल आया था 1 साल और लगा था, तो पहले तो फोटो खिंचवाती थी खिंचवा लो पहले फोटो, उन्हें प्रेशर इतना आ रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं क्या करेंगे, सो टारगेट था, तो बट ऑयल मिलना इतना आसान नहीं है हमको, तो प्राइम मिनिस्टर ही बोल देगा ना 2 साल में ऑयल वेल चाहिए, तो हम नहीं दे सकते, टॉप लीडरशिप भी अगर कमिट कर देगी तो भी नहीं मिल सकता, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सो इंडिया में कितने साल का ऑयल है, जस्ट इमेजिनिंग, इफ आई वंडर राइट व्हाट इज द सिनेरियो, 2050, yeah, Manoj, what do you think? No idea, sir. As a wild guess, you know, without import, right? Without import, Indian oil. Without import, yes. No, import are not, import तो करते रहो. I'm talking Indian, नहीं India oil ना, KG बेसिन रिलायंस का जो एक है वो है, ONGC में है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया भी ऑयल निकाल रही है, below 10 years से रहेगा। हाँ इंडियन ऑयल इज बिलो लेस देन 10 years, yes, right? So 2030 तक का प्रेडिक्शन था, बट क्योंकि कंजम्पशन भी बढ़ता है ना, जो ऑयल वगैरह जैसे ना व्हीकल्स आ गए ये आ गए, तो वो कंजम्पशन बढ़ाते हुए अब 2-3 साल और कम करते हैं, 2028 27 राइट है, अप टू 2030 तक। अब मेरे को तो अगर मैं ऐसे दिखा दूंगा इंडिया में ऑयल खत्म हो गया तो क्या होगा, सबसे पहले तो सारे लोग आज फुल टैंक कराएंगे सर, आज ही जाके इंडिया का ऑयल खत्म होने वाला है, ये तो आदत होती है ना कि इन्वेंटरी मेंटेन कर लो, सो स्टोरेज बना लेंगे सर, हाँ स्टोरेज बना लेंगे, तो वो बता नहीं रहे। अच्छा फिर इंपोर्ट मिक्स करके हम लोग कहते हैं 2050 तक हम चलेंगे, दैट्स व्हाट वी हैव सेड, तो इसने नॉट ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया टू बी, यू नो, पेट्रोल ड्रिवन इकोनॉमी हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, we cannot be petrol driven economy, if you want to become super power there is no need, कोई है ही नहीं, कुछ क्या कर लोगे आप, ठीक है ना। अब जो गेल जिसने पूरी पाइपलाइन बिछा रखी है इंडिया में, अब मेन मुद्दे पे आया तुम सर, ये सब स्काडा सिस्टम पे है, कहाँ से वॉल्व खुलेगा, कहाँ से, पूरे इंडिया में कौन मॉनिटर करेगा, आगरा में पाइप, सो सारा सैटेलाइट ड्रिवन है स्काडा सिस्टम पे, कितना हैवी इन्वेस्टमेंट किया होगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सोचो इंडिया में पूरा नेटवर्क बिछाया होगा, ऐसा कहाँ ऑयल निकल रहा है, कहाँ पे मेरा पेट्रोल स्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन डन बाय, इट्स अ बिग कंपनी। पता क्या डिस्कस कर रहे हैं सर, 2030 के बाद कुछ, आप तो इतनी इंडस्ट्री में जाते हैं, बताओ इसमें पानी भेजें कि पेप्सी साथ जाए, क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो है हमारे पास, बट आगे क्या यूज हो सकता है, कैन यू सजेस्ट समथिंग, वैसे ना मजाक कर रहे होंगे यार, मतलब सिक्स सिग्मा अवेयरनेस प्रोग्राम्स का अंदर थोड़ी ना, बट टॉप लीडरशिप बैठी थी, तो मैं सर बट दिस इज ऑन लाइटर साइड, इट इज ओके टू गेट, नो नॉट लाइटर साइड, आर यू नॉट अवेयर, मैं क्या है, तो पूरे बताया स्ट्रेटेजी, मैं फिर ये बताते कर नहीं सर, बात थोड़ी ना आप बता सकते हैं, अगर बता दें इंडिया ऑयल खत्म होने वाला, हमारी ये हालत है, तो पैनिक हो जाएगा। सो हम इंपोर्ट और वो मिक्स करके ना, वी आर सेइंग हमारा 2030-50 तक है, सो वी आर शोइंग दैट, बट दिस इज अवर करंट सिनेरियो, सो दे नो देयर कांस्टेंट, फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी हमारी नहीं है 2030 के बाद, That is a fixed constraint. अच्छा ये ऐसा क्यों, मैं बताऊं फिजिकल कांस्टेंट क्यों बोला, ऑयल ऐसी चीज है जो आप लैब में नहीं बना सकते, 10,000 साल फॉसिल वाला जब तक वो नहीं टाइम लेगा तब ये जाके ऑयल बनेगा, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई नहीं है ना, एल्केमी चेंज है ना, गया ऑयल बना दे, रिफाइन कर सकते हो आप क्रूड ऑयल को, यू कैन हैव रिफाइनरीज बट यू हैव नो फैक्ट्री टू मेक ऑयल, बता दो एक भी सिंगल फैक्ट्री, रिफाइनरीज है क्रूड ऑयल को ना,
पेट्रोल, डीजल, वैक्स और केरोसिन हो, इट्स ओके। ऐड कर सकते हैं। हाँ, यस, ऐड, सोया डिलीट, से भी अमेरिका is हाँ, doing it. यस यस, हाँ, या फिर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट Biodiesel क्या now. है, Biodiesel now हाँ, nowadays. बायोडीजल। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अब ये हो रहा है झगड़ा कि किसान को बोला भाई देख रहे को पेट्रोल के तो इतने पैसे मिलेंगे और आलू के मिलेंगे 2 रुपए किलो, क्या उगाएगा? पेट्रोल बनाएंगे बायो। अब वो हो रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड हो रहा है कम, इंपोर्ट भी कई बार करना पड़ता है कुछ सामान में, तो एग्रीकल्चर लैंड हो रहा है कम। तो अब इनको ये दिक्कत है कि हम खाना आदमी के लिए बनाएं या व्हीकल के लिए बनाएं। अब ये चैलेंज आ रहा है, यहाँ एनवायरमेंटलिस्ट आगे बीच में ये कर क्या रहे हो, हम भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे तुम्हारी इकोनॉमिक्स की वजह से। सर देखो, फूड क्राइसिस, यूके में तो पॉलिसी चेंज कर दी ना, बिल्डिंग गिराओ, एग्रीकल्चर करो, हमारे से इंसेंटिव ले लो। दे आर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर बिकॉज क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ फूड ऑफ ए कंट्री इज मोर डेंजरस देन डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल एज ऑफ नाउ। क्योंकि किसी को मालूम है तुम्हारा खाना नहीं है, खत्म है कंट्री, रिस्क आ गया ना सर। सर पहले राजा जीतते कैसे थे, 6 महीने लड़ते थोड़ी ना थे, नीचे बैठे रहते थे। वो अपने किले में बंद है, 6 महीने का स्टॉक होता था, खाते रहो, 6 महीने जब खत्म हो जाएगा अब आ जाओ, बाहर तो निकलना पड़ेगा। चलो जी, जीत जाते थे। इट्स जस्ट इन्वेंटरी थ्योरी, कितने दिन की इन्वेंटरी रखोगे, इज अ लिमिट। सो स्ट्रेटेजिक जीतते थे बेसिकली, कोई लड़ाई थोड़ी ना करते थे ज्यादा, थोड़ी बहुत लड़ लेते थे। भूखा आदमी कितना लड़ लेगा 6 महीने कितने इंतजार कर लोगे आप। ये सब राजस्थान स्टोरी जो है यही थी ना, वहां पे बैठा हुआ तो जब ये मूवीज वगैरह दिखाई सेम स्टोरी। तो पॉइंट ये है कि द सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सो वो तो चाइना को बाहर निकाला था, अभी तो गया नहीं सर। और मुझे ये 2008 और 9 की बात, 2010 तक हम काम कर रहे थे सर, 11 से लेकर क्या 10 साल हो गए, 1 decade. I have not seen this strategy successful. ये कॉम्पिटिटर आ गया तो कॉम्पिटिटर को थोड़ी ना बाहर निकाल दोगे, उस कॉम्पिटिटर के अंदर क्या करना है, शेयर ऑफ बिजनेस कैसे बनाना है, कुछ ऐसे ही सोचना पड़ेगा ना। सो अभी तो कुछ लोग इसी में फंसे हुए हैं, तो उनको हम पहले एडवाइस कर देते हैं भाई 6 सिग्मा क्या कर सकता है, क्या नहीं करता है, कहाँ अप्लाई करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड TUC, व्हाट इज कॉल्ड फोर्स फीड एनालिसिस, व्हाट इज कॉल्ड बिजनेस मॉडल। तो आज अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं 6 सिग्मा के लिए क्या बैकग्राउंड चाहिए, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, where we have to apply. Is it clear? To get a feel of this. तो इसलिए सारी कंडीशन हमने डिस्कस की। और बर्निंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सर्कल ऑफ कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, इनर टू आउटर सर्कल मूव करना चाहिए। वेरिएबल पे अटैक करेंगे, फिक्स पे हम नहीं करेंगे, फिक्स इज नॉट ए कंसर्न एट ऑल। So is it clear? So any questions from your side till now? I have discussed just one thing, force field analysis, and second is TUC and its implication respect to the Six Sigma implementation. Yes sir, बहुत सारे एग्जांपल जो ऑल्टर टेलीकॉम का हमने बात किया, ये CFL and MCB में बात किया, ऑटोमोटिव में बात किया, other industry बात किया, बैंकिंग सेक्टर में बात किया. So there are certain examples available.